अलैक्म जी। एम आई ऑडिबल जी? जी जाहिद भाई। ऑल राइट। तो वेलकम एवरीवन जी। होप हमारा कल का लेक्चर अच्छा गया होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर स्टार्टिंग दी टुडेज सेशन, आई वुड लाइक टू से कि अगर किसी को कल के बारे में कोई क्वेश्चन हो तो क्विकली हम उस पे ओवरव्यू दे सकते हैं, देख सकते हैं। एनीवन प्लीज। ओके। सो या तो सारा अस्सलाम कुछ क्लियर, या तो सारा कुछ क्लियर है या कुछ भी नहीं क्लियर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर कल नेट के इशू की वजह से हम लोग क्लास नहीं ले पाए, अगर आप एक छोटा सा ओवरव्यू दे दें उसका तो। ओ नो प्लीज, वो बहुत लंबा लेक्चर था। उसकी रिकॉर्डिंग आपको अभी थोड़ी देर में मिल जाएगी आफ्टर द लेक्चर। तो वो सारा कुछ रिपीट करना मुश्किल होगा। कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो मैं उसको आंसर कर सकता हूँ। ओके सर, फिर आप रिकॉर्डिंग उसकी सेंड कर दीजिएगा। हाँ जी, रिकॉर्डिंग आपको इंशाल्लाह सेंड हो जाएगी थोड़ी देर में। सो ओके जी, स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। कल हमने देखी थी चीज़ें। हमारा फर्स्ट डे था इंट्रोडक्टरी लेक्चर, जिसमें कि हमने बिल्कुल बेसिक से शुरू किया था, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ जीआईएस। और उसके बाद उसकी एप्लीकेशंस देखी थी, किस फील्ड में कैसे उसकी एप्लीकेशंस होती हैं, उसको कैसे यूज़ करते हैं। और सारी चीज़ें हमने फ्रॉम वेरी बेसिक स्टार्ट ली थी। देन आफ्टर दैट कल हमने शेप फाइल्स के बारे में देखा था। शेप फाइल्स के क्या क्या सोर्सेज होते हैं, कहाँ कहाँ से हम अपडेटेड शेप फाइल्स अपलोड कर डाउनलोड कर सकते हैं, हम हासिल कर सकते हैं। स्पेशली व्हेन वी आर इन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान से रेलिवेंट मैंने सोर्सेज भी बताए थे, वो भी उम्मीद है डिस्कस किए होंगे, आपने देखे होंगे, उसको गो थ्रू हुए होंगे। उसके बाद हमने डेम का देखा था। डेम के सोर्सेज देखे थे, डेम हम कहाँ से डाउनलोड करते हैं, कैसे डाउनलोड करते हैं, उसकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं, हम उसे कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने टेरेन एनालिसिस देखे थे। टेरेन का वर्ड या टोपोग्राफी का वर्ड मैंने आपको कल भी बताया था कि वो हम यूज़ करते हैं बेसिकली जो अपर सरफेस ऑफ अर्थ होती है, दैट इज नॉट कंसिस्टेंट। कोई भी किसी भी जगह पे वो लीनियट नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है, उसमें अप्स एंड डाउन्स हैं। तो वो जो अप एंड डाउन्स का कम्बिनेशन होता है, वो बेसिकली टोपोग्राफी कहलाती है या टेरेन कहलाती है। तो जब जीआईएस में हम टेरेन एनालिसिस करते हैं, या ग्लोब पे कहीं भी हम ग्लोब का, अर्थ का या अर्थ की सरफेस का एनालिसिस करते हैं, तो उसे हम टेरेन एनालिसिस बोलते हैं, या टोपोग्राफिक एनालिसिस भी बोलते हैं। उसको बेसिकली हम जीआईएस में एक काम उसका करते हैं कि हम उसको मैप करते हैं। जीआईएस इज बेसिकली अ मैपिंग टूल। हम हर उस चीज को जो कि कोऑर्डिनेट्स रखती है, जो जियोग्राफिक सिस्टम या जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन रखती है, उसको हम मैप करते हैं। तो ये बेसिकली मैपिंग के लिए टूल यूज होता है जीआईएस का। तो हमने कल देखा कि डैम इटसेल्फ को हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। उसके लिए दो सोर्सेज मैंने आपको बताए थे। वो आज दिन में किसी टाइम मैंने रेंडमली देखे थे, तो उनमें से एक सोर्स काम कर रहा था। अर्थ एक्सप्लोरर जो है, वो यूएस की तरफ से एक्चुअली आजकल उस पर बैन लगा हुआ है। डोंट नो कि वो पार्शली है या परमानेंटली है, बट फॉर द टाइम बीइंग उस पे कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। लेकिन जो उसका अल्टरनेटिव है, वो किसी टाइम चलता है, किसी टाइम नहीं चलता। तो हम ट्राई कर सकते हैं उस पे से अपनी मर्जी की का डेटा जो है वो डाउनलोड करके उसको हम फर्दर फिर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। देन जब हमने एरिया ऑफ इंटरेस्ट मार्क कर लिया, हमने एक शेप फाइल ले ली अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट की, लाइक वी वर टॉकिंग अबाउट के अपर इंडस बेसन का मैंने एरिया सेलेक्ट किया था हमने स्टडी के लिए, बिकॉज उसमें हमारे पास टेरेन्स और पीक्स बहुत हाई एंड डाउन, अप्स एंड डाउन, टोपोग्राफी बहुत वर्सटाइल है, बहुत वेरी करती है पॉइंट टू पॉइंट, और उसके एल्टीट्यूड्स बहुत हाई हैं।
तो उसमें वाटर का जो फ्लो है वो बहुत क्लियर होता है। देन हमने उस अपर इंडस बेसिन में फर्दर जो नेक्स्ट स्टेप करना है वो है वाटरशेड डेलिनिएशन का। अब वो वाटरशेड कैसे क्या होता होंगे है? वाटरशेड क्या होता है जी? वाटरशेड बेसिकली, ये हमारी पिक्चर एक साइड पे लगी हुई है इस विंडो की, ये राइट साइड पे, ये वैसे ही एक पिक्चर यहाँ पे अटैच की हुई है, लेकिन इस पे एक बाउंड्री मार्क हुई हुई है। दिस शाहिद भाई बाउंड्री इज, स्क्रीन शेयर नहीं है। ओह आई एम सॉरी। मैं, इज इट क्लियर जी? जी जी। ऑलराइट। तो वाटरशेड बेसिकली एक, हम बेसन की बात करते हैं या वाटरशेड की बात करते हैं, तो वाटरशेड ये एक इस इमेज पे एक बाउंड्री है जो आपको नजर आ रही होगी। ये बाउंड्री की जो ये पूरा एक एरिया जो है, इसकी जो आउटर बाउंड्री है, दैट इज कॉल्ड वाटरशेड। वाटरशेड का नाम इसको क्यों दिया जाता है कि इसमें डिफरेंट वाटरशेड्स बनते हैं। लाइक जब हमारे पास टेरेन होती है, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, लाइक पीक्स एंड एल्टीट्यूड्स, तो वहां से पानी का फ्लो जो है वो हमेशा फ्रॉम टॉप टू बॉटम होता है। इट्स नॉट जस्ट बॉटम, बल्कि डाउन स्ट्रीम कोई भी उसको पाथवे मिलेगा तो वो वहां से ट्रेवल करेगा डाउन स्ट्रीम। और ये जो वाटर की छोटी छोटे पाथ्स बनते हैं इनको बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। ये ट्रिब्यूटरीज बहुत सी जमा होके एक छोटी ट्रिब्यूटरी बड़ी अपनी स्ट्रीम लाइन पे मिलती है, वो उससे बड़ी स्ट्रीम पे मिलती है, और फाइनली जाके वो मिलती है एक बड़े रिवर में, एंड सो ऑन, रिवर जाके अपने अपनी सी बड़ी बॉडी पे। तो ये एक वाटरशेड कहलाता है। पाकिस्तान में जो हमारा ओवरऑल सबसे बड़ा वाटर सिस्टम है वो है इंडस बेसन। इंडस बेसन एज अ होल, दैट इज अ वेरी बिग स्ट्रक्चर। उस पे इंडिविजुअली स्टडी भी, दैट इज अ ह्यूज टास्क। तो इंडस बेसन क्या है बेसिकली, कि इंडस रिवर जो कि हमारा नॉर्दर्न एरिया से स्टार्ट होके जाके सिंध के एक कॉर्नर पे एंड होता है और जाके वहां समंदर में मिल जाता है। तो वो जो पूरा रिवर है, वो रिवर इटसेल्फ एक पॉइंट से नहीं इनफ्लो उसका हो रहा। इट्स नॉट लाइक दैट कि वो ऊपर कहीं किसी पहाड़ से पानी आ रहा है और वो नीचे तक आ रहा है, बल्कि थ्रू आउट द रिवर फ्रॉम टॉप टू बॉटम, राइट लेफ्ट कहीं भी जहां भी पानी मौजूद होगा वो डाउन स्ट्रीम फ्लो करके आके उस रिवर के साथ शामिल हो जाएगा। तो दैट इज ट्रिब्यूटरी। जो ट्रिब्यूटरीज छोटी बड़ी मुख्तलिफ ट्रिब्यूटरीज आके एक रिवर में मिलके उसको पूरा एक बेसन बनाती हैं। तो बेसन या वाटरशेड बेसिकली जो इनका डिफरेंस है वो एरिया वाइज होता है। तो वाटरशेड स्मॉल भी होते हैं, स्मॉल जो वाटरशेड होते हैं उनको हम कैचमेंट्स बोलते हैं, जिसमें थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिब्यूटरीज होती हैं, उससे बड़ा वाटरशेड होता है। एंड बेसन इज ऑब्वियसली अ बिग स्ट्रक्चर। तो इंडस बेसन फिर फर्दर डिवाइड होता है, अपर इंडस बेसन, सेंट्रल इंडस बेसन, लोअर इंडस बेसन, और उसके आगे फर्दर फिर कैचमेंट्स, कैचमेंट, कैचमेंट, इवन आप अपने होम टाउन तक कैचमेंट्स को ला के हम उसको मैप कर सकते हैं आरजीआईएस में। तो दिस इज वाटरशेड। और डेलिनिएशन का वर्ड डेलिनिएट से निकला है, और डेलिनिएट मीन्स के हम उसकी वो पोजीशन मार्क करें कि वाटर आता कहाँ से और जाता कहाँ है। टेक्निकली वी से इनफ्लो एंड आउटफ्लो। देयर इज सम हैंड रेजिंग फ्रॉम मोहम्मद हमजा। हमजा, प्लीज, यू वांट टू से समथिंग? सर ओके, सो, काइंडली जूम आउट कर दे स्क्रीन थोड़ा। सॉरी क्या कह रहे हैं जी? काइंडली स्क्रीन जूम आउट कर दे तो। जूम आउट कर दूं? वो आपकी जो प्रेजेंटेशन वाली स्क्रीन है वो आ रही है ना, वो उसकी बात कर रहे हैं कि उसको दूसरी तरह से कर लें। मतलब वो जो साइड पे नोट्स और नेक्स्ट एनिमेशन वो भी आ रहा है इसमें। ओके, अब ठीक है जी? यस सर। ऑल राइट।
सो वाटरशेड डेलिनेशन क्या है कि वाटरशेड के अंदर जितने भी फ्लो ऑफ वाटर हैं, जो शॉर्ट ट्रिब्यूटरीज हैं, स्मॉल ट्रिब्यूटरीज, बिग स्ट्रक्चर, जो पानी भी कहीं भी वैली से या जो उनका डिप्रेशन जोन होता है, वहां से जब वाटर मूव करेगा तो वो किसी फ्लो में जाएगा। वो फ्लो हमेशा डाउनस्ट्रीम होता है। तो डाउनस्ट्रीम जाके वो किसी एक पॉइंट पे सारे फ्लो मिलते हैं, और उस पॉइंट को पोर पॉइंट बोलते हैं। उस पोर पॉइंट की मदद से हम बेसिकली क्या करते हैं कि अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट मार्क करते हैं। हम कहते हैं कि पाकिस्तान में हमें सारी शेप फाइल्स मिल जाती हैं एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज की, डिस्ट्रिक्ट की मिल जाती हैं, प्रोविंस की मिल जाती हैं। इफ वन कैन से कि हमें जी किसी वाटरशेड की बाउंड्री चाहिए, XYZ कोई भी वाटरशेड आपने मार्क करना है अपने एरिया में। आपका एक रिवर बह रहा है और आपने उसका वाटरशेड बनाना है। तो वाटरशेड बनाने के लिए आप क्या करेंगे कि उस एरिया की जितनी भी स्मॉल ट्रिब्यूटरीज हैं वो आके मिलती हैं उस रिवर में या बिग स्ट्रक्चर में, बिग बॉडी में। तो वो हम मैप करेंगे बाय आवर सेल्फ। उसके लिए हम सबसे पहले फाइंड करते हैं उसका पोर पॉइंट, उसकी बाउंड्री बनाते हैं। उसकी बाउंड्री बनाने के बाद फिर हम उसको डेलिनिएट करते हैं। डेलिनिएट मीन्स कि हम मैप के थ्रू स्ट्रक्चर करते हैं वो तमाम ट्रिब्यूटरीज, वो तमाम पाथवेज जहां से थोड़ा या ज्यादा पानी किसी भी सूरत में बह के ट्रेवल करके टुवर्ड्स द रिवर और स्ट्रीम आगे वहां मिलता है उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट से आगे वो बड़ी बॉडी में जाके मिलता है। तो ये एक वाटरशेड कहलाता है। वेरी बेसिक से मैं आपको लेके चल रहा था। देन वाटरशेड डेलिनिएशन, या इसको फ्लो मॉडलिंग भी कहते हैं वाटरशेड डेलिनिएशन को, क्योंकि ये फ्लो है और जितने फ्लोज हैं वो सारे मॉडल होते हैं। अभी देखें, ये एक छोटी सी पिक्चर है, इसमें बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट हमें यहाँ मिल रहा है कि एक छोटा सा एक पार्ट ऑफ अर्थ है, पार्ट ऑफ ग्लोब है छोटा सा, जिसमें कुछ अप्स और कुछ डाउन्स हैं। तो डेफिनेटली आप देखें स्ट्रीम्स जो हैं वो लोअर जोन में आके मूव कर रही हैं, ट्रेवल कर रही हैं। अभी आप इस एक जोन को देखें, ये एक एरिया है छोटा सा जिसमें यहाँ से पानी बहता होगा, अपर साइड से यहाँ से बहता होगा, और ये छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज आके एक मेन चैनल को मिल रही हैं। ये मेन चैनल को कनेक्ट करके आती 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 और यहाँ पे ये एक बिग स्ट्रक्चर है, एक बड़ी बॉडी है, बड़ी बड़ी वाटर बॉडी है। तो ये इस पॉइंट पे आके यहाँ नीचे मिल जाता है इस बिग स्ट्रक्चर बॉडी में, वाटर बॉडी में। ये क्लियर है सबको जी? कोई इसमें कोई कंफ्यूजन हो किसी को? ये बड़ा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बट दिस इज टू मच इम्पॉर्टेंट। आप कभी भी कहीं भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे, जब तक आपकी बेसिक्स क्लियर नहीं होगा, याद रखिए आप बड़े प्रोजेक्ट्स में कभी उसको प्ले नहीं कर सकते। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो प्लीज बताइए। Hamza, your hand is raising if you want to ask something or say जी something. सर, सलामकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा ये सवाल था कि आपने वो बात कही थी कि वाटरशेड के अंदर मेनली आप अभी के लिए जो बात कर रहे हैं वो स्ट्रीम्स का बात कर रहे हैं। सर, अगर एक स्ट्रीम जैसे कि अगर लेक या पॉन्ड बन रही हो और फिर वो वापसी फिर वो उससे चैनल होकर किसी और ट्रिब्यूटरी के तौर पे हो जाती है, तो वो भी इंक्लूडेड होगा वाटरशेड के अंदर? जो पौंड बन रहा हो या ऐसे अकमुलेट हो रहा हो किसी जगह पे? जी सर जी, जैसे मैं मिसाल देता हूँ, जैसे किंजर लेक है, उसका भी पानी इंडस रिवर के आउटफ्लो में आता है, एंड कभी कभी उसका पानी आउटफ्लो वापसी करके इंडस रिवर में भी चले जाता है, तो उसको भी एज हम वाटरशेड के तौर पे काउंट कर सकते हैं? अच्छा जी, उसके लिए हमारे टॉपिक में इससे नेक्स्ट है, बट मैं अभी थोड़ा ओवरव्यू आपको दे देता हूँ कि जो ज़मीन पे जो हमारी अर्थ है हॉरिजेंटली, इस अर्थ पे जो रिजेस हैं, पहाड़ियाँ हैं, माउंटेन्स और हिल्स हैं, वो चूंकि एक स्लोप में एक स्ट्रक्चर है। बड़ी सिंपल सी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। बारिश होती है एक पहाड़ पे तो पानी डाउनस्ट्रीम बह के आ रहा होता है, और आके वो जमीन के साथ हॉरिजेंटली मूव करता है, पैरेलल ऐसे मूव कर रहा होता है एक फ्लो में, किसी भी डाउनस्ट्रीम फ्लो में मूव करता है। अब वो फ्लो है, वो ट्रिब्यूटरी है, जाके वो किसी बड़े स्ट्रक्चर में जाके मिलता है। बट अगर रास्ते में कोई पौंड है, एक छोटी सी लेक है या बड़ी लेक है इवन,
तो वो लेक या पॉन्ड जो है वो पानी को फ्लो नहीं करवाती, अपने अंदर रख लेती है। इसे बोलते हैं सिंक, वाटर सिंक। सिंक मीन कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें पानी फ्लो नहीं हो रहा, बल्कि वो अपनी जगह पे अकमुलेट हो जाता है। वो अकमुलेट हो गए, फ्लो को रोकता है। इसको बोलते हैं वाटर सिंक्स या डिप्रेशंस। ये डिप्रेशन या सिंक क्या करते हैं, चूंकि पानी को फ्लो नहीं होने देते, तो हम जब वाटरशेड डेलिनिएशन करते हैं, तो डेलिनिएशन का पहला जो टूल है आरजीआईएस में, वो है टू फिल दी डैम। हम डैम को फिल करते हैं। फिल मींस कि वो जितने भी पॉन्ड्स या ऐसे डिप्रेशन के स्ट्रक्चर हैं उनको हम फिल करेंगे, ताकि हमारे वाटर का ये तो सिमुलेशन है ना सारी, तो वो सारे हम वाटर उसके ऊपर से फ्लो करवा देंगे। ठीक है जी। डज इट मेक सेंस? ओके, सो इफ यू आर लिसनिंग मी तो जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट स्लाइड पे हम जा रहे थे। तो ये हमारे पास ही एक वाटर शेड होता है। इट इट लाइक इट, बड़ी बड़ी अच्छी थी, तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी। देन नेक्स्ट जो है वो है हमारा कि अच्छा, वाटर की ये बुकिश डेफिनेशन भी देख लें। बिल्कुल जो कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूँ कि वाटरशेड इज एन एरिया ऑफ लैंड वेयर ऑल रेनफॉल ड्रेन्स टू कॉमन आउटलेट सच एज रिवर, रिजर्वायर, द बाउंड्री ऑफ द। हेलो, एक्सक्यूज मी। जी जाहिद भाई। हमारा सिलसिला कहीं ब्रेक हो गया था? सर थोड़ी देर के लिए आवाज़ इंटरप्ट हुई थी, उसके बाद तो कुछ भी नहीं, सही है। अच्छा, ये दोबारा से मेरे पास कनेक्ट हुआ है, तो मैं समझा शायद मैं ऐसे बोलता जा रहा हूँ, खुद ही बोल रहा हूँ, खुद ही सुन रहा हूँ। नहीं, आपकी एनीवेज, आवाज़ आ रही थी पूरी। चले। तो वेयर आई वाज के, हाँ जी, ये डेफिनेशंस में पढ़ के सुना रहा था कि ये बुकिश डेफिनेशन बिल्कुल वो कॉन्सेप्ट को रिफ्लेक्ट करती हैं जो मैं कॉन्सेप्ट्स वाटरशेड्स के बारे में आपको दे रहा था। सो दिस इज वाटरशेड। और वाटरशेड की जब हम डेलिनिएशन की बात करते हैं, तो इसमें बड़े चीदा चीदा से और बट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो कि हम कोई भी मिस नहीं कर सकते। सबसे पहले हम इनपुट डेटा लेते हैं अपना डैम, डेफिनेटली, जो हमने एक्सट्रैक्ट किया हो। अगर एक्सट्रैक्ट नहीं भी किया हुआ, तो हम उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। लाइक रॉ डेटा लेते हैं, जैसे कल हमने बात की थी। रॉ डेटा हम लेंगे। प्लीज माइक बंद कर दीजिए जी, अगर क्वेश्चन है तो हाथ रेस करके डिस्कशन कर लीजिए। तो कल हमने जैसा डिस्कस किया था कि डेम डेटा हम डाउनलोड करते हैं रॉ डेटा से। रॉ डेटा जो हम लेते हैं अपना सैटेलाइट डेटा से, उससे हम अपना डैम एक्सट्रैक्ट करके, द फर्स्ट स्टेप इज टू एक्सट्रैक्ट द डैम, एंड और इवन नॉट एक्सट्रैक्टिंग द डैम, बट देयर शुड बी सम डैम जिसके ऊपर हम काम कर सकें फर्दर। तो नेक्स्ट स्टेप है जी टू फिल द सिंक्स दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि जाहिद कोई सिंक भाई, है। सॉरी, काइंडली स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा। वो असल में जब कनेक्टिविटी का इशू आता है ना, तो वो खुद ही बंद कर देता है उसे। यस, थैंक यू सो मच जी। मुझे इज इट विजिबल? जी जाहिद भाई। ऑल राइट। सो वी वर कंटिन्यूइंग अबाउट डेम डेटा। डेम डेटा हम सबसे पहले लेते हैं, रॉ स्ट्रक्चर लेते हैं उसमें, उसके बाद उस पे फिल सिंक्स, ये एक टूल है उसमें, आर्क जीआईएस में।
आरजीआईएस में हर स्ट्रक्चर के डिफरेंट टूल्स बने हुए हैं। लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट हाइड्रोलॉजी व्हेन, तो हम उसमें हाइड्रोलॉजी का टूल लेंगे, और हाइड्रोलॉजी के टूल के अंदर बहुत से सब टूल्स हैं जो कि हाइड्रोलॉजी की में हमें काम करने में मदद देते हैं। लाइक वन अमंग देम इज फिल सिंक्स। सिंक्स जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि सिंक हमारे पास वो डिप्रेशंस होते हैं या वो पिट्स होते हैं जहाँ पे पानी अकमुलेट हो जाता है और वो फ्लो नहीं होता। तो डैम में वाटरशेड डेलिनिएशन के लिए हमने हमेशा वाटर को फ्लो करवाना होता है। तो फिजिकली तो हम कुछ नहीं कर रहे होते, सारा कुछ मॉडल करता है, सॉफ्टवेयर करता है। लाइक वी आर हैविंग जीआईएस, तो जीआईएस डूइंग सम सिमुलेशंस ऑन न्यूमेरिकल और डेटा बेसिस, जिस पे वो सिमुलेशंस करके हमें वो सिंक खुद ही फिल करके उस पे पानी को फ्लो करवा देता है। So dam may have small pits or depressions. We fill them so that water can flow continuously downslope. Then next step is flow direction. Flow direction क्या होती है जी कि हमारी जो फ्लो हो गया किसी भी एलिवेटेड या एल्टीट्यूड के तरफ से डाउनस्ट्रीम पानी फ्लो करता है, हमें नहीं पता कि वो पानी किस किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो उस सारी डायरेक्शंस उसको जीआईएस खुद सिमुलेट करके दे देता है कि सिंक्स जैसे ही फिल होते हैं हम उस पे फ्लो डायरेक्शन का टूल लगाते हैं, तो वो हमें तमाम का तमाम ट्रिब्यूटरीज जितनी भी जहां से भी आ रही हैं उनकी डायरेक्शंस में उनको फ्लो की डायरेक्शन दे देता है। फिर है फ्लो अकमुलेशन। फ्लो अकमुलेशन क्या होता है जी कि GIS counts how many cells flow in each cell. Cell means here pixel। कल जो हमने डेम को हम स्टडी कर रहे थे, तो डेम में हम देख रहे थे कि हमारा डेम जो है वो बहुत से, चूंकि रास्टर फॉर्म होती है, तो बहुत से पिक्सल से मिलके बना होता है, बहुत से ग्रिड्स से मिलके बना होता है। लाइक व्हेन वी आर talking about 30-meter dam, it means that we have a lot of cells, a lot of pixels, each having size 30 by 30 मीटर। तो वो एक सेल के अंदर ऑब्वियसली उस स्ट्रीम का या उस ट्रिब्यूटरी का कोई ना कोई पार्ट फॉल कर रहा होगा। तो एक ट्रिब्यूटरी एक सेल में कितना वाटर का पार्ट फॉल करता है, वो डेलिनेशन के लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है सॉफ्टवेयर को। तो वो सॉफ्टवेयर को हम फ्लो अकमुलेशन का टूल देते हैं, और वो खुद उसको अकमुलेट करके हमें बता देता है कि एक सेल से कितना पानी फ्लो कर रहा है, और वो उस पानी को फ्लो करवा करवा के हमें हमारे रिजल्ट्स दे देता है। देन फाइनल चीज है इसमें डिफाइन पोर पॉइंट। पोर पॉइंट वही सेम जो हम बात कर रहे थे कि वो पॉइंट, दैट आउटलेट पॉइंट, जिस पॉइंट पे सारी की सारी ट्रिब्यूटरीज एंड मेन चैनल जो है वो आके उस पॉइंट पे, जैसे हमारे पास तरबेला डैम है, तो तरबेला डैम में अपर इंडस बेसन, बल्कि इंडस रिवर का पानी आता है ऊपर हमारे नॉर्दर्न एरियाज से। नॉर्दर्न एरियाज से आके तरबेला डैम पे एक पॉइंट है जहाँ पे वो सारा फ्लो करके आगे बड़ी बॉडी में मिल जाता है, बिग स्ट्रक्चर में मिल जाता है। तो उस पॉइंट को हम कहते हैं कि इंडस 8 तरबेला पॉइंट, या वही इंडस 8। आगे जब हमारे पास बैराजेस हैं या और डैम्स हैं बहुत से, लाइक गुड्डू बैराज एक बैराज है, तो वो उस बैराज का एक पॉइंट है, एक कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई दिया होता है। वो एक्स वाई पे हम उसको मैयर करके उसकी फिर अपनी एरिया ऑफ स्टडी जो है उसको हम मार्क करते हैं। बेसिकली उसके लिए पोर पॉइंट जरूरी होता है। सो देन वाटरशेड डेलिनिएशन, ये सारे स्टेप्स जब हमें हो जाते हैं, पोर पॉइंट मिल जाता है, तो याद रखिए पोर पॉइंट जो होता है वो हमें बाउंड्री लेने के लिए होता है। लाइक जैसे मैं पहले बात कर रहा था कि हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज ऑफ पाकिस्तान की बाउंड्रीज तो हमें मिल गई। हमें पता है कि डीजी खान की बाउंड्री हमें पाकिस्तान के शेप फाइल से मिल जाएगी, बट वी डोंट नो कि हमें किसी बेसन की बाउंड्री चाहिए तो वो कैसे मिलेगी। बहुत से लोगों के लिंक्स होते हैं, वो ऑफिशियल सोर्सेज से उनको मिल जाती हैं, या इंटरनेट से समटाइम्स हमें बहुत सी बाउंड्रीज मिल जाती हैं। बट व्हाट इफ वी डोंट हैव अ बाउंड्री? आप कोई भी कैचमेंट लेते हैं, बेसन लेते हैं, उसकी बाउंड्री नहीं है आपके पास, तो वो बाउंड्री, सबसे पहले तो हमें बाउंड्री चाहिए। बाउंड्री चाहिए तो हम, बाउंड्री मिलेगी तो बाकी काम कर सकेंगे। तो वो बाउंड्री मार्केशन के लिए वाटर डेलिनिएशन का पहला स्टेप जो है वो है पोर पॉइंट फाइंड करना। पोर पॉइंट समटाइम्स हमें ऑनलाइन अवेलेबल भी होते हैं,
हम सिंपली जाके अपने आरजीआईएस में एक्स वाई उसके डाल के और पॉइंट डाल देते हैं और हमें बाउंड्री मिल जाती है। लेकिन समटाइम्स, रेयरली, अगर हमें वो पोर पॉइंट के एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स नहीं मिलते तो हम मैनुअली जाके जीआईएस में वो पोर पॉइंट डालते हैं एक शेप फाइल बना के, और उससे अपनी बाउंड्री मार्क करते हैं। और जब बाउंड्री मार्क हो गई तो वो बाकी टूल्स तो अप्लाई हुए हुए हैं उस पर। अब जस्ट हम उसे वाटरशेड का एक अलग से टूल है वो टूल देते हैं, तो वो मार्क कर लेता है कि यस, हाउ मच नंबर्स वी हैव अपस्ट्रीम्स फ्रॉम दिस आउटलेट पॉइंट। वो हमें उनकी तादाद मिल जाती है, उसका एरिया वगैरह, उसकी डायरेक्शन, वो सारा कुछ जब मिल जाता है तो हमारे पास एक स्ट्रीम नेटवर्क बन जाता है। वो स्ट्रीम नेटवर्क फाइनली हमारा आउटकम है जो हमें चाहिए होता है। उसको हम डिस्प्ले करते हैं और एक्सपोर्ट कर देते हैं इन फॉर्म ऑफ मैप या इन फॉर्म ऑफ रास्टर और वेक्टर, जो भी हमें रिक्वायरमेंट हो। अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक जियो पैकेज में सेव कर लेते हैं। नाउ कमिंग टू द प्रैक्टिकल, तो ये आरजीआईएस है जी। यहाँ पे हम ये सारे प्रोसेसेस करेंगे, बट आपकी क्लास स्टार्ट होने से पहले मैंने इसको देखा था कि इसके जो वाटरशेड डेलिनिएशन के जितने स्टेप्स हैं, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम इन वन स्टेप। तो जो चीज़ होती हुई वो हम कर लेंगे, जो ना होती हुई तो एक दो वीडियोस मैंने साथ में देखी हैं इससे रेलेवेंट, तो हम उस पे जाके डिस्कस कर लेंगे। उससे आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, और प्रैक्टिस करके जहां आप लोग कहीं स्ट्रक होते हैं तो वी कैन डिस्कस इंडिविजुअली और इन ग्रुप और समवेयर एल्स, ताकि हमारी चीज़ें जो है वो मैक्सिमम क्लियर भी हो सकें और हमारी चीज डिफिशियंसीज पे ओवरकम हो सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पोर पॉइंट अभी जनरेट करेंगे। पोर पॉइंट जनरेट करने के लिए सेम वही, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेंगे अपना रॉ डेटा। बिल्कुल रॉ डेटा मैं ले रहा हूँ जो हमने डाउनलोड, मैंने माई सेल्फ डाउनलोड किया सैटेलाइट डेटा एसआरटीएम का। एसआरटीएम का 30 मीटर का ये डेम है, और 30 मीटर के इस डेम के साथ 30 मीटर का ये डैम है जी, और इसको मोजेक किया हुआ है हमने। मोजेक करने के बाद, मोजेक आपको पता है फाइल्स को मर्ज करने को मोजेक कहते हैं, कि कितनी फाइल्स हैं वो सारी मोजेक करके हम एक जगह पे उसको वन फाइल बना देते हैं। ये हमारे पास डैम है जी, जो हमने अपनी स्लाइड्स में भी देखा था कि पहला काम है हमारा डैम का। डैम को हम सबसे पहले सर्च में आते हैं। सर्च में आके यहाँ पे डायरेक्टली अपना फिल टूल को अप्लाई करते हैं इस पे। फिल स्पेशल एनालिस्ट। रिमेंबर दी थिंग कि फिल टूल जो होता है वो इसलिए होता है कि कोई भी सिंक्स हो आपके एरिया में, हमें अपेरेंटली तो नज़र नहीं आ रहे होते, बट कुछ ना कुछ तो होता है उसमें। सिंक्स होते हैं, कोई डिप्रेशंस होते हैं, तो वो ऑटोमेटिक फिल हो जाते हैं। अभी ये फिल का टूल इस पे रन हो रहा है जी। अगर ये क्विकली हो जाती हैं चीज़ें तो हम सारा इसी पे कर लेंगे, अदरवाइज वी विल कम टू द सेकंड ऑप्शन, दैट इज अ वीडियो। अच्छा, ये यहाँ स्टेटस बार में चल रहा होता है हमारा प्रोसेस। समटाइम्स वो यहाँ शो करता है, समटाइम्स नहीं शो करता, एंड वी डोंट नो कि अभी हमारा प्रोसेस चल रहा है या नहीं। तो वो चेक करने के लिए हम आते हैं जियो प्रोसेसिंग के टूल में। जियो प्रोसेसिंग के टूल में हमारे पास होता है रिजल्ट्स का टैब। रिजल्ट्स में हम आके यहाँ पे चेक कर रहे होते हैं करंट सेशन हमारा क्या चल रहा है। इसको आप मैक्सिमाइज करें तो लुक हेयर कि हमारे पास फिल का टूल चल रहा है एंड दैट इज इन प्रोग्रेस। वी हैव स्ट्रीमिंग साइन हेयर। सो
we know that we are having fill tool that is working currently. तो इसको अगर आप चाहते हैं रिमूव कर दें तो राइट क्लिक करके कैंसिल कर देंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। बजाय इसके कि समटाइम्स हमें बहुत सा काम हमने किया होता है और कोई एक टूल में हम फंस जाते हैं तो हमें पूरा मैप बंद करना पड़ता है। पूरा मैप बंद करते हैं तो बहुत सी मेहनत हमें दोबारा से करनी होती है। तो उसका सिंपली ये सोल्यूशन होता है कि आप जियो प्रोसेसिंग में जाके रिजल्ट के टैब में जाके अपनी जो भी करंट टूल आपका चल रहा है उसको कैंसिल कर दें। ये फिल का टूल है जी, यहीं फ्लो का टूल भी आता है, फ्लो डायरेक्शन होती है। फ्लो डायरेक्शन का टूल भी होता है यहाँ पे, फ्लो डायरेक्शन। फिर यहीं से हम उससे नेक्स्ट जो हमारा टूल होता है वो होता है फ्लो अकमुलेशन। दिस इज फ्लो अकमुलेशन। अच्छा जी, ये प्रोसेस हो रहा है, मे बी टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। आपके लिए मैंने एक बनाई हुई है वर्ड की शीट जिसमें वाटरशेड डेलिनिएशन के सिंपली बहुत अच्छे तरीके से फ्रॉम ए टू जी सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। कोई ऑलमोस्ट 11 to 12 पॉइंट्स हैं। और दैट विल हेल्प यू लॉट। जब आप ये काम करना चाहें तो वो आपको काम आएगा। वो मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा आफ्टर द लेक्चर, और उसको आप देख लीजिएगा। मीनवाइल हम जाते हैं जी अपनी दूसरा ऑप्शन की तरफ जो हम बात कर रहे थे, वीडियो की। इस वीडियो में हम प्रॉपरली ये वीडियो में दिखाएगा और हम उस पर डिस्कशन करेंगे। जहां आपको जो चीज़ ना समझ आई वहीं वहीं हैंड रेज करके क्वेश्चन पूछिएगा ताकि हर चीज़ क्लियर हो के हम आगे चलें। ये चीज़ फिर हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने अपने सिस्टम्स पे। तो लेट्स हैव अ लुक। After we download the DEM, we have to actually fill the sinks. So first we need to click on this fill, just double click. And as the input surface raster, you're going to put the raw DEM that you downloaded from the website. So you just drag this and drop. ये पीछे इन्होंने रॉ फाइल ली हुई है, रॉ टाइल्स जो डाउनलोड जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसको इसके रैम्प्स जो हैं कलर्ड किए हुए हैं और हमारे पास वो ब्लैक एंड वाइट में थे। तो ये बिल्कुल रॉ डेटा है, उस पर फिल का टूल अप्लाई किया, ओके किया, और इसके पास वो टूल चल जाएगा। For the output surface raster, you can actually specify the output location, but for now I'm just going to leave it as it is and click OK. So what happens in this step is actually if there are any sinks present in the raw DEM, this algorithm will actually fill up those sinks so that we can proceed with the next steps that we need to do. So as you can see, we already created a filled DEM. The next step would be actually, now you can see that you have two rasters. The first one is the raw DEM that we already had before, and now you have a filled DEM. So I'm just going to uncheck this one because we won't be needing that anymore. And the next thing that you need to do is actually you need to create a flow direction raster. So after fill, the second step would be to create a flow direction raster. So you double click on this one, and as the input to this one, we should put the filled DEM, not the raw DEM. So you just drag this one and drop it over here. And I will correct the name just to make it a little bit clear. Flow direction. And press OK. So it might take some time to create the flow direction raster. And you see that we already have the flow direction raster now. Now these different colors indicate, as you can see over here, under the flow direction raster, you see a few numbers: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, and 128. So just before going into the next step, I would like to give you some idea about this flow direction raster. And if you just wonder what these numbers mean, I would just quickly explain to you what exactly these numbers mean. Now here I have actually come to the help of ArcGIS, and it says how does the flow direction works. And here I would like to bring to your attention this direction coding. As you can see, these different colors and different numbers indicate directions. So one is actually
to the eastern side, and 16 is to the western side, and 64 is actually to the northern side, and 4 is to the southern side, and like so. So if you just come back to the flow direction raster you created, and if I zoom in a little bit, you can see that these individual pixels actually take the color which is represented by each of these colors, which also has the number, which explains you actually the direction of the flow. So that's actually the meaning of this flow direction raster. So our next step would actually be to create the flow accumulation raster. So after we guide the flow to has its own direction based on the topography, the next step is actually we need to see the flow accumulation points. So you just double click on the flow accumulation, and as the input for this one, we just drag and drop the flow direction raster. And as the name of the accumulation raster, just give the name to be flow ACC. And click OK. All right, now you can see that our flow accumulation raster is complete, but it's not actually quite visible yet unless we do some modifications in the symbology. So what I'm going to do here is just going to click on the flow accumulation raster. I'll just uncheck these because we won't be needing them for the time being. And you go to properties of the flow accumulation raster and go to symbology. And instead of using a stretched option, let's use a classified option. And by default, you can see that the number of classes that it gets classified to is 5. But I'm going to change this to 2, and I will explain you the reason why. And you can see actually now we are trying to classify the whole thing into two colors. So let's go to classify, and instead of having such a broad range for black color as you can see over here, I'm going to assign in a way that it will show us in black color the accumulations which are quite small, from 0, let's say, up to 25,000. And click OK. So from 0 to 25,000, which corresponds to actually very low accumulations, it will be represented in black color. And on top of black, since white is going to be quite easily visible, I'm going to leave the rest of the accumulations to be in white color. Now when I click apply, you can see actually all the flow accumulations which correspond to this particular range gets very easily highlighted. Now if you decide to go a little bit low on this number, for example, instead of going with 25,000, if I were to put just 1,000 and click OK, you can see it actually starts showing us all the very localized accumulations as well, instead of showing the main river lines. And if you zoom in, you can see that all the sub-reaches are also now visible. But this looks a little bit messy, and I'm interested in only having the major river lines highlighted. So I'm going to stick with let's say around 25,000. And the rest, I would like to represent that in white color. So for this example, let's assume that I need to have my catchment outlet somewhere over here, and I would like to know what is the corresponding contributing drainage area for that particular outlet from this particular subcatchment. So what I'm going to do is, first I need to create a new shapefile and define the exact location of my outlet, and make sure that that outlet point is located exactly on top of this cell, but not outside the range of these white color cells. So in order to do that, you have to create a new shapefile. And there's also another tutorial where I have explained you how to create new shapefile, but I will explain to you again. First, you go to catalog and you select the place where you need to save your new shapefile. So let's say if I would like to save it over here, you have to right click and go to new and a new shapefile. And I'm going to call this as outlet of the catchment.
and the feature type is going to be a point. And here it's quite important that we define the correct projection system. And for this tutorial, I'm using the 1984 geographic coordinate system. So I'm going to select that. It's WGS 1984. And click OK. Right, now we're almost ready to create our shapefile. Now let's go to this editor and click Start Editing and click Outlet Catchment. Okay, go to Editor again, Editing Windows, Create Features. I'm going to get rid of the Arc Toolbox and click on this Outlet Catchment. And under the Construction tool, you have to select Point. And as you can see, since I'm trying to identify the contributing drainage basin for this particular river branch, I'm going to zoom in to the point where this river connects to the main river, and I'm going to place my point somewhere over here. Okay, that's done. Let's go to Editor and click Stop Editing and save your edits. Okay, now you can see you have your point, which we call as point. Now get rid of this Create Features panel, and now we have to go with this watershed option. Double click on the watershed option, and as the input, you have to drag and drop the flow direction raster. And here it's asking us an input raster or a feature point data. So we already created the point data, and our point is actually the catchment outlet. So I'm going to drag this one and drop it over here and click OK. Now I'm going to zoom it out, so when it creates the catchment, it'll be easily visible for you. All right, now you can see that we already created the catchment, and it shows us actually the contributing area for this catchment outlet point based on this DEM. Right, and right now this catchment is actually still in the format of a raster. If you go over here and if you open the attributes table, you can see that it's actually in the form of a raster. For other analysis purposes, normally it's required that you convert this raster into a polygon so you can do other analysis such as calculating the area or based on your requirements. So what we do over here is we go to the search panel and we search raster to polygon. And you can see, and as you can see, the first option is converting a raster into a polygon. So I'm going to drag this raster and drop it over here. And now I think it's clear for you that this raster corresponds to the raster which got generated based on the topography of the DEM. And I'm going to simplify the polygons as well. What this does is actually at the edges of the catchment, if you do not uncheck this one, you will still see the boundaries of the pixels in sort of rectangular format. But if you click on this one, it will sort of simplify the polygons as well. So, and then click OK. All right, now you can see you successfully created your first watershed. So that's about it for this tutorial. And here I showed you how to create one watershed. तो ये हमारे इसने जी पोर पॉइंट से हमें सिखाया कि हम वाटरशेड कैसे बनाते हैं। सेम यही चीज़ हम अपनी प्रैक्टिस में लाते हैं, लेकिन इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर ईच स्टेप। तो ये हमारे मुख्तसर से टाइम में शायद मुमकिन ना हो। ये इस वीडियो बड़ी मेहनत से मैंने आपके लिए तलाश की, बिल्कुल रेलेवेंट 100%, और इसका सारे का सारा कंसेप्ट मैंने आपको बिफोर वीडियो दिया ताकि आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हों। इस वीडियो में जितने भी स्टेप्स आपने देखे उनके मुतालिक कोई किसी का क्वेश्चन हो तो प्लीज़ पूछिए, शेयर कीजिए, डिस्कस कीजिए। और बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको ये चीज़ें जिनके लिए नई होंगी, तो आई सजेस्ट के नंबर ऑफ टाइम्स आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हों। ये वीडियोस 2 बार 3 बार देखें, चीज़ें क्लियर ना हों तो पूछें, डिस्कस करें। बहुत से पार्टिसिपेंट्स हैं, आप आपस में ग्रुप बना के चीज़ें डिस्कस करें।
कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक जी? मुख्तसर सा एक ओवरव्यू में शॉर्टली इसका दे देता हूँ कि हम इसने क्या किया कि एक रॉ डेटा लिया, रॉ डेटा पे फिल का टूल लगाया टू रिमूव द डिप्रेशंस, कि कोई भी उसमें डिप्रेशन हो, कोई सिंक हो, वो सिंक और डिप्रेशन का आपको कॉन्सेप्ट समझाया मैंने, वो हो तो वो रिमूव कर दे। वो जब रिमूव करे तो फ्लो डायरेक्शन का हम उस पर टूल चलाते हैं कि फ्लो डायरेक्शन हमें वो जितना वाटर ऊपर जितनी ट्रिब्यूटरीज हैं वो खुद उसको वाटर को फ्लो करवाएगा। फ्लो अकोमोलेशन फिर उस वाटर डायरेक्शन से फाइंड करता है कि हमारे हर एक सेल में, यानी सिंपली उस टोटल एरिया में कितनी छोटी सी छोटी ट्रिब्यूटरी मौजूद है, छोटी सी लेकर बड़ी से बड़ी तक, वो हमें बताता है। ये आपके सामने एक रास्टर खुला हुआ है, रास्टर फाइल। इसमें आप देखें ये एक मेन स्ट्रीम जा रही है। अब ये रास्टर फाइल है, तमाम इंफॉर्मेशन हमें ये बता रहा है। इसको अगर हम जूम करके देखें तो ये हमारी एक मेजर स्ट्रीम लाइन जा रही है, ये पानी का पाथवे है, वाटर पाथवे है जो जा रहा है। बट इसके साथ देखें ये छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज, छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज बहुत सारी, और अगर और थोड़ा जूम करके देखें तो उस एक छोटी ट्रिब्यूटरी के साथ भी थाउजेंड ऑफ ट्रिब्यूटरीज और भी हैं, और उसके साथ थाउजेंड ऑफ ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरीज टू ट्रिब्यूटरीज, ये बहुत सारे पाथवेज बनते हैं। तो वाटर अकोमुलेशन, सॉरी, फ्लो अकोमुलेशन का टूल क्या करता है कि हमें वो बहुत सा, जितना भी उसको ट्रिब्यूटरी टच करती है किसी एक वाटर चैनल को, वो सारी की सारी काउंट डाउन करके हमें बता देता है। एंड यू हैव सीन के वहां पे हमें कोई मिलियंस ऑफ नंबर जा रहा था जो हमारे वाटर शेड्स, वो वाटर की ट्रिब्यूटरीज बता रहा था। अगर आप कहीं पहाड़ी इलाकों का ट्रेवल किया हो तो आप देखते होंगे बहुत सी जगहों पे छोटा छोटा पानी कहीं से आ रहा है और कहीं जा रहा है, उसको बेस फ्लो हम कहते हैं। कि जो समटाइम्स स्प्रिंग्स होते हैं या बेस फ्लोज होते हैं, पानी ऑटोमेटिक रन हो रहा होता है ज़मीन की सरफेस से, वो छोटा सा पानी जाके किसी बड़े वाटर बॉडी को मिलता है, वो आगे उससे बड़ी को मिलता है। तो ऐसे थाउजेंड्स आर देयर के जो इसमें फिर वो फ्लो अकोमुलेशन मार्क करता है। और फ्लो फ्लो अकोमुलेशन में फिर उसने क्या किया कि उस पिक्चर को क्लासिफाई किया दो यूनिट्स में। उसने कहा 25,000 से नीचे, 25,000 एक उसका उसने मेजरिंग टूल रखा कि इससे कम की जो हमारे पास ट्रिब्यूटरीज हैं उसको हमने एक क्लास कर दिया जिसको ब्लैक से डिनोट किया, और 25,000 से ऊपर जो है उनको वाइट से डिनोट किया। तो 25,000 से ऊपर बड़ी स्ट्रीम्स आती हैं तो वो थोड़ी थी। फिर उन स्ट्रीम्स के एंड में जाके, जैसे अभी यहाँ हमारे पास ये वाला एरिया है, इसमें ये स्ट्रीम मेजर स्ट्रीम है, ये आ रही है आ रही है आ रही है, और यहाँ पे कहीं पे ये एंड अप हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे एंड अप होने से पहले जो इसका ये प्लेस होती है, यहाँ पे हम कहीं पे मार्क करते हैं उसको, पोर पॉइंट को, आउटलेट पॉइंट एक मार्क करते हैं कि जी यहाँ से वो जाके बड़ी बॉडी में मूव करने लग जाता है। तो यहाँ से पीछे हमारा वो हमें वाटर शेड या बेसन या कैचमेंट जो भी हम कह लें वो हमें बना के देता है। तो ऐसे हम ये अपनी वाटर बाउंड्री बनाते हैं। ये जो अपरेंटिस बेसन की बनाई हुई है शेप फाइल, वो शेप फाइल भी बेसिकली इसी प्रोसेस के थ्रू ही बनाई हुई है। और जब भी आप बेसन्स पे काम करेंगे, वाटर शेड्स पे काम करेंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको सारी वाटर शेड की जो शेप फाइल्स हैं वो मिल जाएंगी। बट अगर समटाइम्स नहीं मिलती तो वो हम ऐसे ही हासिल करते हैं, जैसे ये अब इसके अंदर से एक्सट्रैक्ट की हुई है, ये शेप फाइल है बेसिकली। ओके जी। वाटरशेड में पहला स्टेप मैंने आपको बताया था कि पोर पॉइंट हमने फाइंड करना है, उस पे पोर पॉइंट के बाद हम दूसरा स्टेप जो करते हैं, वो ये सारे प्रोसेस तो हो चुके। पोर पॉइंट हमें मिल गया, मींस हमें बाउंड्री मिल गई। अब उस पे वाटरशेड को डेलिनिएट करना है। तो वही सेम एक और बिल्कुल रेलेवेंट वीडियो है जो हम देखते हैं, 9 मिनट की वीडियो है। केयरफुली प्लीज इसको देखिएगा, बहुत हेल्प करेगी आपको। और इसमें भी सेम उसी तरह कोई क्वेश्चन हो तो हम शेयर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। ड्यूरिंग भी आप हैंड रेस कर सकते हैं, कोई चीज़ कहीं स्टक हो जाए, या एंड में भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट जी।
सर आपका माइक म्यूट है। मेरा माइक म्यूट नहीं है जी, आपको आवाज आ रही है? जी सर अभी आ रही है, कब से आपका माइक म्यूट था? नहीं तो वीडियो की ऑडियो नहीं आ रही। जो आप वीडियो की वीडियो बात कर रहे हैं सर, बहस ओके, में। वीडियो में सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है जी। मतलब इस वीडियो में कोई भी बोल नहीं रहा, वो ऑडियो में सिर्फ म्यूजिक चल रहा है। स्टेप्स पे कंसंट्रेट करें, और ये वीडियो मैं आपको सेंड कर दूंगा तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ आ जाएगी। मीनवाइल अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही तो अपने पास नोट करके वो मुझसे पूछ लें, डिस्कस कर लें। इज इट ओके जी? शुड आई गो, कंटिन्यू करें? सर यस सर। ठीक है। क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कोई जी? नईमा नाज शायद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर ये एक स्टेप किया गया मैप अलजबरा में रास्टर कैलकुलेटर, जी जी। इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है? लाइक ये यहाँ पे क्यों किया गया है? रास्टर कैलकुलेटर इसलिए किया जाता है जी, हमने फ्लो अकमुलेशन किया। जी सर। फ्लो अकमुलेशन में बेसिकली हम क्या करते हैं, एज आई टोल्ड यू बिफोर, कि हम अपने पूरे एरिया ऑफ इंटरेस्ट में, पूरे स्टडी एरिया में देखते हैं कि कितनी मैक्सिमम स्ट्रीम्स मौजूद हैं। उन मैक्सिमम स्ट्रीम्स में मैंने आपको बताया कि छोटी छोटी स्ट्रीम्स भी होंगी, छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज भी होंगी, शायद वो कुछ मीटर्स की हों छोटी छोटी, और वो जाके बड़ी को मिलती हैं। तो उसको हमने डिफरेंशिएट कैसे करना है, कि वो फ्लो अकमुलेशन को हमने क्लासीफाई किया दो क्लासेस में। दो क्लासेस में एक को हमने कहा कि 25,000 से नीचे रखो। 25,000 से नीचे का माइन मतलब कि छोटी छोटी जो हैं वो ब्लैक कलर में रखो, और जो बड़ी हैं वो वाइट कलर में लेके आओ। तो वो जो छोटी छोटी थी उसको रास्टर कैलकुलेटर ने इग्नोर किया। और रास्टर कैलकुलेटर बेसिकली बताता है कि 25,000 या 30,000 से ऊपर की जो हैं, ग्रेटर देन दैट, उनको आपस में लिंक करो। तो रास्टर कैलकुलेटर के ये दो फंक्शन हैं। एक वो जो छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं, स्मॉलर, लेस देन 25,000 और 30,000, उनको एलिमिनेट करना अपने एरिया से। और उससे ऊपर की जो हैं उनको आपस में लिंक करना। आपने देखा कि पहले वो लिंक नहीं थी, मौजूद थी वहां पे जी बट सर। लिंक नहीं थी आपस में। तो उसके बाद वो लिंक हो गई आपस में रास्टर कैलकुलेटर की कमांड के बाद। डज इट मेक सेंस? सही। जी सर, थैंक यू सो मच। ओके। ओके, मैं इसे कंटिन्यू करता हूँ जी, प्लीज कंसंट्रेट कीजिएगा और पूछिएगा कुछ।
रास्टर कैलकुलेटर में जी जब उसने स्ट्रीम्स को कनेक्ट किया आपस में, तो वो सारी स्ट्रीम्स आपस में कनेक्ट हो जाती हैं। तो ये कनेक्शन के बाद वो स्ट्रीम्स को एक टूल उस पर रन किया, स्ट्रीम टू नेटवर्क, सॉरी स्ट्रीम टू फीचर। फीचर क्या कि जैसे हमारे पास पॉली लाइंस एक फीचर होता है ना, जैसे शेप फाइल में पॉइंट होता है, पॉलीगॉन होता है, पॉली लाइन होता है। तो वो पॉली लाइंस का बेसिकली फीचर उठा के स्ट्रीम्स को उन पॉली लाइंस में, मल्टीपल पॉली लाइंस में कन्वर्ट कर देता है, और हमारे पास ये पूरा एक स्ट्रीम नेटवर्क बन जाता है। अब उसमें बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं, उनके ऑर्डर्स हैं, स्ट्रीम ऑर्डर्स हैं। तो स्ट्रीम ऑर्डर दे के बेसिकली हम उसको क्या करते हैं, स्ट्रीम ऑर्डर क्या है जी? ये एक जनरल टर्म यूज होती है स्ट्रीम्स के लिए। दुनिया में जितनी भी स्ट्रीम्स हैं उनके डिफरेंट ऑर्डर्स दिए जाते हैं। यूजुअली कॉमनली जो यूज होते हैं वो 1 से लेकर 8 तक होते हैं। जो 8 होता है वो इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट जनरली ये यूज होते हैं जो स्टैंडर्ड है। तो 8 मीन्स के सबसे बड़ा नेटवर्क जो होता है लाइक रिवर, और 7 मीन्स उससे छोटा, विड्थ में छोटा जो सोर्स होता है। 6 5 एंड 3 4 3 2 1। तो यहाँ हमारे पास 1 जो है वो स्मॉलर है, एंड देन बिगर एंड बिगर एंड बिगेस्ट, वो स्ट्रीम ऑर्डर होता है। तो अब वो अभी राइट नाउ जो प्रोसेस चल रहा है वो उसमें क्या करता है, ये ग्रिड कोड या ये जो वैल्यू फील्ड है जो अभी हमारे सामने विंडो आई हुई है, वैल्यू फील्ड क्या करती है हमारी, उसमें जाके एट्रीब्यूट्स टेबल में जो डिफरेंट कॉलम्स होते हैं उनमें हम ये देखेगी कि कौन से सेम ऑर्डर की जो स्ट्रीम्स हैं उनको एक कलर दे देगी, दूसरे जो सेम ऑर्डर्स की होंगी उनको एक कलर दे देगी, टू आइडेंटिफाई इजीली कि कौन सी स्ट्रीम दूसरे से डिफरेंट है, कौन सी छोटी है, कौन सी बड़ी है। उसको हम फिर लेबल करते हैं। कल अपने आपको लेबलिंग हमने शेयर किया था, लेबलिंग का फिनोमेना, उनको हम लेबल्स करते हैं, और वो लेबल सारे उस पे आपको शो होंगे कि जो 1 2 3 4 5, 1 वाली स्मॉलेस्ट है तो थाउजेंड्स ऑफ स्ट्रीम में, स्ट्रीम्स हैविंग नंबर 1 विल बी देयर, यू विल सी देयर। और ऐसे ही 5 जो है वो मेजर नेटवर्क होगा, मेजर रिवर होगा, मेजर स्ट्रीम होगी, उसको जाके वो मिलते आपको नजर आएंगे। तो गौर कीजिएगा जी, गोइंग फर्दर।
ओके, सो आई होप के ये आपके लिए मुफीद साबित होगी जी, आप लोगों को समझ भी आई होगी। बहुत ही इजीली सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ था। स्टिल इफ़ यू हैव कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं, कोई चीज़ डिस्कस करनी हो, कोई शेयर करनी हो, कोई बतानी हो, तो आई एम अवेलेबल। एनीवेज, ऐसे हम जी अपनी स्ट्रीम नेटवर्क बनाते हैं। अभी ये हमारे सामने देखें, यूट्यूब पे ये छोटा सा एक स्ट्रीम नेटवर्क बना हुआ है। अभी तो ये सिर्फ स्ट्रीम नेटवर्क है। इसके पीछे आप अपना जो हमारा स्टडी एरिया है वो भी चिपका दें, वो भी इसके साथ ऐड अप कर दें। तो इट कैन बी अ गुड, नॉट गुड, इट कैन बी अ परफेक्ट मैप, जिसको आप लेआउट अपने लेआउट में जाके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बस यहाँ से आगे इसको एक्सपोर्ट करना ही रह गया। उसको एक्सपोर्ट करके हम अपना कर ले सकते हैं मतलूबा रिजल्ट्स। तो ऐसे हम जी अपना ये सारा प्रोसेस हम करते क्यों हैं कि हम देखते हैं कि हमारे एरिया में कोई भी एक्स वाई जी एरिया है, उसमें जब हम स्ट्रीम एनालिसिस करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इस एरिया में कोई रिवर जा रहा है। इफ यस, देन कहाँ से इनफ्लो है उसका, कहाँ से आउटफ्लो है। अगर उस रिवर के आसपास कोई और ट्रिब्यूटरीज हैं जो उसको एड अप करती हैं वाटर को, तो वो हम स्टडी करते हैं। तो ऐसा एक स्मॉल कैचमेंट से लेकर बेसन, वाटरशेड, कोई भी स्ट्रक्चर हम डिजाइन कर सकते हैं। हम उसको प्रॉपर चैनल से मैप कर सकते हैं। दूसरा इसका एक और शॉर्टकट ये होता है कि आजकल इंटरनेट का दौर है, हर चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल होती है। जस्ट हमें मोस्ट ऑफ द टाइम सोर्सेज एंड रिसोर्सेज का नहीं पता होता है, तो हम बहुत सा पीछे रह जाते हैं। तो एक मैं आपके साथ लिंक शेयर करना चाहूँगा। आई विल शो यू। ये एक लिंक है जी, मैं आपके साथ ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। मेरिट हाइड्रो ग्लोबल हाइड्रोग्राफी डेटा सेट्स। ये एक इंटरनेशनल लिंक है जिसमें पूरे ग्लोब के रिवर्स का नेटवर्क आपको मिलेगा। लाइक आप पाकिस्तान के सारे रिवर्स यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उनकी मुख्तलिफ ट्रिब्यूटरीज भी आप उनको मेजर कर सकते हैं। फिर लाइक हम लेते हैं इस्लामाबाद जी, कि इस्लामाबाद में कितने नेटवर्क्स हैं, स्ट्रीम फ्लोज हैं, कितने रिवर उसमें जाते हैं, कितनी छोटी ट्रिब्यूटरीज जाती हैं, कितनी स्ट्रीम्स फ्लो करती हैं। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से अपना डेटा रॉ फॉर्म में डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद अपनी इस्लामाबाद की शेप फाइल डालेंगे जीआईएस में, और उस शेप फाइल से अपना डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो हमें ऑल द रिवर्स और स्ट्रीम्स और वाटर चैनल इनसाइड द इस्लामाबाद बाउंड्री, वी विल गेट दैट वेरी इजीली। इसमें ये लेफ्ट साइड पे लिंक्स दिए हुए हैं। इसमें जो हमारे काम के लिंक है वो एक है मेरिट डैम, दूसरा है मेरिट हाइड्रो। मेरठ हाइड्रो तो ये हमारे सामने ओपन है। मेरठ डैम में हमें 30 मीटर एंड 90 मीटर रेजोल्यूशन की डैम फाइल्स मिल सकती हैं। जैसे कल हम देख रहे थे कि हमारा यूएसजीएस का सोर्स काम नहीं कर रहा था, तो दूसरा आपको मैंने एक सोर्स बताया, उसके लिए भी लॉग इन यूएसजीएस का ही होना चाहिए, तब वो काम करता है। आपके पास वो दोनों नहीं है, स्टिल यू वांट सम डैम ऑफ 30 मीटर और 90 मीटर, तो ये मेरिट डैम का सोर्स है। यहाँ से आप 30 मीटर और 90 मीटर की डैम डाउनलोड कर सकते हैं। ये वो विंडो में ओपन करके भी आपको बता देता हूँ। यहाँ मेरे डेम का सारा फोल्डर मिलेगा, डेटा मिलेगा, और यहाँ हमें तमाम ग्लोब के रिवर्स का डेटा मुयसर होता है, हम उसको डाउनलोड कर सकते हैं। लाइक यहाँ कुछ एग्जांपल दी हुई हैं, ये टिग्रिस रिवर एंड ओबी रिवर, अमेजोन रिवर, पर्ल रिवर। अब इसका तरीकाकार क्या होता है कि यहाँ हम आते हैं, यहाँ ये हमारे पास एक मैप दिया हुआ है, ये इसके नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट दिए हुए हैं। लुक हियर, पाकिस्तान यहाँ कहीं वाक़या है, यहाँ कहीं लाइक नॉर्थ 30 एंड ईस्ट 70। तो ये कोऑर्डिनेट्स पे पाकिस्तान वाक़या है। तो इसके नीचे आके अगर आप देखें तो यहाँ ये सारे कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। ये सारे ग्लोब के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे दिए हुए हैं कि आपको कोई भी डेटा चाहिए उसका स्टैंडर्ड ये डाउनलोड करें। डाउनलोड, सिंपल डाउनलोड और यूज़, इसमें कोई आपको कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई हैवी डेटा नहीं होता, कोई मुश्किल नहीं होती।
जस्ट छोटा सा प्रोसेस ये होता है कि ये डाउनलोड करने के लिए रजिस्टर होना पड़ता है, और रजिस्टर होने के लिए यहाँ पे 2 स्टेप प्रोसेस है। ये यहाँ पे जनाब दिया हुआ है, ये गूगल फॉर्म है। ये गूगल फॉर्म को आप फिल करेंगे। फिल करने के फौरन बाद ये आपको आपकी ईमेल में यूजर नेम और पासवर्ड आ जाएगा। यूजर नेम और पासवर्ड लेके आप इसको विद इन नो टाइम डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है जी। और ऐसे आपको तमाम दुनिया के नेटवर्क रिवर्स का मिल जाएगा, और ये वो डेम वाला पेज है जहाँ से आपको वही सेम यहाँ पे ये गाइडेंस भी दी हुई है, वही डेटा यहाँ पे ये अवेलेबल है हर एक पार्ट का। यानी आप पाकिस्तान के अंदर भी 4 डिवीजन्स हुई हुई हैं, उसका डेटा इंडिविजुअली डाउनलोड कर सकते हैं। सिर्फ आपने देखना क्या है कि आप जिस भी इस मैप पे आए, रफली देखें कि आप दुनिया में किस एरिया का मैप चाह रहे हैं। लेट से हम यहाँ पे कहीं अमेरिका साइड पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे आप देखें नॉर्थ कितना है और ईस्ट कितना है। नॉर्थ और ईस्ट मेजर करें। उस मेजर करने के लिए आपको लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड की समझ आनी ज़रूरी होगी। और लुक माई कॉन्फिडेंस कि अब आप लोग उसमें परफेक्ट होंगे, आई नो। तो वो आप यूज़ करेंगे, और यहाँ पे आगे देखेंगे नॉर्थ ईस्ट जो उससे मैच कर रहा हो उस पे जस्ट 1 क्लिक करेंगे और ये डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ से आप डेम डाउनलोड करेंगे, यहाँ से आप रिवर्स का डेटा डाउनलोड करेंगे, एंड दैट्स इट। ये आपके लिए इजाफी इंफॉर्मेशन थी, जस्ट टू हेल्प यू इन दिस वे। और ये सारे के सारे लिंक्स मैं आपसे इंशाल्लाह ग्रुप में शेयर कर दूंगा आफ्टर लेक्चर। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड जी। अभी आपके कोई क्वेश्चंस हों, इफ़ यू वांट टू शेयर समथिंग, इफ़ यू वांट टू टेल समथिंग, तो ग्राउंड इज योर्स। हमारे टीचर कहा करते हैं कि जब आपको सारा कुछ समझ आ जाए, आप कोई क्वेश्चन नहीं करते, या आपको कुछ भी समझ ना आए तो आप कोई क्वेश्चन नहीं करते। अब देखें हम किस एक्सक्यूज मी कैटेगरी सर। में फॉल होते हैं। जी सैयद कुमैल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जी मैं ये कह रहा था कि आप तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा समझा रहे हैं, बहुत कर रहे हैं। लेकिन सर थैंक यू हमने इससे सर। पहले कभी इस तरह के कोर्सेज नहीं किए हुए, तो हम बिगनर्स हैं, तो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल है चीज़ों को समझना। तो हमें आप कोई अच्छी सजेशन दें, क्योंकि ताकि इन चीज़ों में हम ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाएं। ड्यूड, आप बिगिनर्स हैं, तो अब थोड़ा सा अगर ट्रस्ट करें मुझ पे, तो मैं मेरा ख्याल है GIS के जी से आपको सिखाना शुरू किया, फिर आई को सिखाया, फिर एस को सिखाया, फिर डेली जो हमारा लेक्चर होता है मैं सीधा लेक्चर पे नहीं आता। लेक्चर से पहले वो इतना बड़ा कॉन्टेक्स्ट बनाता हूँ, चीज़ों को बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करता हूँ। तो आई थिंक कि वो बड़ी हेल्पफुल होंगी। लेकिन स्टिल इफ़ यू वांट समथिंग एल्स, तो मैं कहीं इंशाल्लाह आपके लिए कोई अच्छा सा कोर्स देखूंगा जी, ऑनलाइन, जो जैसे अवेलेबल होता है, तो डेफिनेटली आई विल शेयर फॉर विद यू पीपल। ओके सर बहुत थैंक यू, थैंक यू। यू एक्सक्यूज मी वेलकम सर। जी, प्लीज। सर मैं एक दो पॉइंट इसमें ऐड करना चाहूँगा। जी ये प्लीज। जो वाटरशेड, जब हम ये स्ट्रीम ऑर्डर निकालते हैं तो इसमें दो मेथड्स होते हैं। इसलिए बता देता हूँ कि मतलब हमें तो पता है, लेकिन दूसरे लड़कियों को भी पता चल जाए कि वो जब स्ट्रीम ऑर्डर निकालते हैं तो वहाँ पर ऑप्शन शो होता है। आप स्ट्रॉलर मेथड यूज़ करते हैं या फिर हॉटन मेथड यूज़ करते हैं। तो अक्सर फिर हम जब रिसर्च करते थे तो हम पे भी ये क्वेश्चन होता था कि आपने कौन सी मेथड यूज़ की है। ठीक। तो ये चीज़ मतलब अगर आप एक्सप्लेन कर दे मेरे साइड से, तो वो मुझे तो पता है, लेकिन अगर आप एक्सप्लेन कर ले तो इन लोगों को पता चल जाएगा। डूड, पता है तो आप ही बता दो ना यार, मेरी हेल्प कर लो थोड़ा बताने में। सर श्योर सर। ये है कि स्ट्रॉन्गर मेथड में ये है कि जब फर्स्ट ऑर्डर स्ट्रीम मिल जाती है तो ये सेकंड ऑर्डर स्ट्रीम कंसिडर होती है। जब दो फर्स्ट ऑर्डर स्ट्रीम मिल जाती है एक दूसरे के साथ, तो ये सेकंड ऑर्डर स्ट्रीम कंसिडर होती है। लेकिन हॉटन मेथड में इस तरह है कि फर्स्ट ऑर्डर स्ट्रीम जब मिल जाती है तो ये फर्स्ट ऑर्डर स्ट्रीम
तब तक कंसिडर होती है जब इसके साथ दूसरा मतलब जब तीसरा फर्स्ट ऑर्डर स्ट्रीम इसके साथ मिल जाता है, तब ये जाके सेकंड ऑर्डर स्ट्रीम कंसिडर हो जाता है। सो नाइस ऑफ यू जी। ब्रदर एक्चुअली सर, आई एम सो थैंक जी प्लीज। जी जी सर। मैं अर्ज कर रहा था कि आई एम सो थैंकफुल टू यू। एक्चुअली ये जो हमारे कोर्स होते हैं ना जी, शॉर्ट टर्म कोर्स जो होते हैं लाइक 1 वीक और जी सर। सम प्लस माइनस, इसमें हम चीज़ों को ना बिल्कुल ऐसे देखते हैं कि एक बिगिनर के लिए, एक मीडियोकर के लिए और एक टॉप लेवल स्टूडेंट हो या कोई प्रोफेशनल हो, तो वो उन चीज़ों से ना हमारा गो थ्रू हो जाए। ये जो मेथड्स होते हैं इनकी तरफ हम तब जाते हैं जब हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं टू गेट अ डीप डाइव इनटू सम चैनल। तो उस वक्त, जिस वक्त हम डीप डाउन जाते हैं, डाइव करते हैं उसमें, तो अकॉर्डिंग टू आवर स्टडी रिक्वायरमेंट्स हम कोई भी मेथड यूज करते हैं या कोई भी जितनी चीजें हम डिस्कस करते हैं ना रोज, वो सारी टॉप व्यू होता है। उसमें डाइव करने के लिए हमें इंडिविजुअली उस पर वर्कआउट करना पड़ेगा, फिर हम जाके सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा मेथड कहाँ यूज करना है। और वो तो आजकल जीपीटीओ का जमाना है यार, ये 1 क्लिक अवे हर इंफॉर्मेशन मिलती है। जो नहीं मिलती वो होती है टॉप गाइडेंस। टॉप व्यू गाइडेंस बहुत बिल्कुल सर, जरूरी होती बिल्कुल। है। वो आपको कोई जीपीटी नहीं दे सकती, वो आपको कोई एआई नहीं दे सकता। वो एक टीचर के अलावा, एक गाइड के अलावा दुनिया में कभी कहीं नहीं मिलती। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ कि मतलब प्लीज। इसके साथ एक और टूल है, आर्क हाइड्रो टूल। जीआईएस के साथ ये इसका एक्सटेंशन इंस्टॉल होता है। तो फिर जी वो उसमें ये सारी चीज़ें जो हाइड्रो टूल्स है, ये इसमें सारी चीज़ें एक साथ होती है। उसमें असल फ़ायदा ये है कि जो फिल सिंक होते हैं इसमें अलग अलग है, उसमें एक साथ है। जब आप एक एक टूल रन करते हो तो फिर वो फिल सिंक दोनों हो जाते हैं, तो इसमें फिर वो जी जो गेप्स आती है तो वो नहीं आती। जी ब्रदर, थैंक यू वेरी मच जी। अच्छा, ये एक क्वेश्चन एक ब्रदर ने पूछा, अवैस ने, कि इस सब का यूजेज कहाँ होगा जो हम सीख रहे हैं। वेरी गुड क्वेश्चन जी, आई रियली अप्रिशिएट कि आपने इतना अच्छा क्वेश्चन किया। हम टाइम दे रहे हैं, हम सारा कुछ छोड़ के इतना फोकस और कंसंट्रेशन से एक कोर्स कर रहे हैं, और वो कोर्स डेफिनेटली हर एक पार्टिसिपेंट पे एप्लीकेबल नहीं होता। तो क्वेश्चन अराइजेज कि भाई हम ये क्यों सीख रहे हैं, फिर हमें इस चीज़ का क्या फ़ायदा। तो जी ज़रूरी नहीं होता। मैं इसका आंसर ऐसे करना चाहूँगा, आई विश के, वो कहते हैं शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। बात ये है कि जो भी हम कोर्स करते हैं ना, कहीं भी दुनिया में किसी भी किस्म का जो कोर्स करते हैं, नॉलेज जो होता है ना जी, नॉलेज, इल्म, ये इंटरकनेक्टेड होता है। ये सारे के सारी दुनिया की जितनी फील्ड हैं ये सारी इंटरकनेक्टेड हैं। इनका ओरिजिन सेम है और वो ओरिजिन नॉलेज है। हम जब एक चीज सीखते हैं तो वो अप्लाई होती है दुनिया के तमाम तर एस्पेक्ट्स में। सिर्फ स्टाइल डिफरेंट होता है, आगे रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं भी बात कर रहा था कि ये अभी हमने कल एक प्रैक्टिस की, आज एक प्रैक्टिस की। इस चीज की प्रैक्टिस तो सेम है ना यार, सिर्फ हमने उसको इम्प्लीमेंट कहीं और करना है, एप्लीकेशन कहीं और रखनी है। टूल्स वही यूज होंगे, वो नहीं यूज होंगे तो दूसरे यूज होंगे, बट टूल्स का का जो प्लेटफॉर्म है वो तो सेम है। टूल टूल को यूज करने का तरीका सेम है। आपकी जब ग्रिप बन जाती है चीजों को यूज करने में, टूल्स को, नॉट ओनली जीआईएस, आप दुनिया का कोई भी मॉडल यूज करें, आप कोई भी टूल यूज करें, तो उसको यूज करने की जब आपके हाथ में ग्रिप आ जाती है ना, वो आप कहीं भी किसी भी और मॉडल पे अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। तो यू विल सी इन फ्यूचर कि आपका ये दिया हुआ टाइम फ्रॉम योर सेल्फ टू योर सेल्फ, यू विल फील अलॉट कि आपको बहुत कुछ सीखने का मिल रहा है, हर दिन बहुत कुछ सीखने का मिल रहा है। सिर्फ हमें फील उस वक्त होता है जब वो वक्त गुजर जाता है और वही चीज़ें कल को हमारे फ्यूचर में, हमारे आगे जब आती हैं, हमें ज़रूरत आती है और हमें फील होता है कि यार वी आर सो गुड एट दिस, तो हमें खुशी होती है उस वक्त। तो एनी अदर क्वेश्चन जी, यूज़र। अ, जी सर। सर मेरा क्वेश्चन यही है कि ये यहाँ पे लोग जो करते हैं कि अभी इतना पानी आया, इतना क्यूबिक सेंटीमीटर पानी है, तो इसके जरिए हम ये भी मालूम कर सकते हैं, ये जो आप करते हैं सर, वाटर डिलिनेशन। वाटर डेलिनेशन से ये फाइंड नहीं करते जी। ये जो इंफॉर्मेशन है ना, कितना क्यूबिक पानी आया, ये
होता है स्टेशन डेटा, स्टेशन गैजेस, गैजेस बोलते हैं इनको, गेजेस का डेटा होता है। जी सर। बेसिकली ये होता है मेट्रोलॉजिकल, इसको बोलते हैं मीटेरोलॉजिकल डेटा। ये जी मेट्रोलॉजिकल सर। डेटा जो होता है, ये हर एक स्टेट में मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है। जैसे कि पाकिस्तान में जी सर। पीएमडी है, पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वो इस डेटा को मैयर करता है अपने डिजिटल गेजिंग स्टेशन से और फिजिकल गेजिंग स्टेशन से। उन गेजिंग स्टेशन से इसको बोलते हैं इनफ्लो ऑफ वाटर। ये इनफ्लो ऑफ वाटर फाइंड होता है। जब वो फाइंड होता है आपके पास, वो डेटा आता है लेट्स से एक्सेल की फाइल में। वो डेटा आप फिर इंटरप्रेट करते हो आर्कजीआईएस में। तो आर्कजीआईएस तो एक टूल है। इसको तो जो हम डेटा देंगे ये उसको सिर्फ मैप करेगा। दिस इज जस्ट अ मैपिंग टूल। बाकी जो कितना इनफ्लो होता है, कितना क्यूबिक पानी आता है जाता है, वो सारा कुछ तो इंस्ट्रूमेंट्स मेजर करते हैं ना जी। जीआईएस इंस्ट्रूमेंट नहीं है, एक सॉफ्टवेयर है। ये सिर्फ मैप करता है, डेटा फाइंड नहीं करता। डेटा इनपुट आता है और उस डेटा को ये मैप करता है। इज इट ओके जी? ओके। ओके सर, थैंक यू। यू वेलकम जी। जी कोमल। सर जी, ये आरजीआईएस और गूगल अर्थ इंजन में सर जी, इसमें दोनों में थोड़ा क्या फर्क है सर जी? और से ये काम भी कर सकते हैं ये फ्लोड एलिमिनेशन वगैरह, गूगल अर्थ आर इंजन? जी जी, आरजीआईएस एक टूल है जी, जिसमें हम मैपिंग कर सकते हैं। गूगल अर्थ इंजन जो है, दैट्स अ बिग बॉल गेम। उसमें आरजीआईएस की जो यूटिलिटीज हैं वो हम यूज कर सकते हैं। बल्कि आई वुड से कि उसमें हम आरजीआईएस के टूल्स भी यूज कर सकते हैं। ये जो बी क्लास में यूज कर रहा हूँ, इट मीन्स कि जो गूगल अर्थ इंजन है वो एक ऐसी बॉडी है, एक ऐसी सॉफ्टवेयर की बॉडी है जिसमें मल्टीपल एप्लीकेशंस एट अ टाइम रन होती हैं। गूगल अर्थ उसमें होता है। उसमें आपके पास पाइथन बेस्ड या लैंग्वेज बेस्ड कोड्स होते हैं जिनके थ्रू आप चीज़ें रन करते हैं। उसमें आपके पास सैटेलाइट का डेटा होता है, बहुत से सैटेलाइट्स का, जो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जीआईएस इज जस्ट वन टूल एंड गूगल अर्थ इंजन इज कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल टूल्स, मल्टीपल एंड मल्टीपल, उसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। तो आई विश के हमें कभी नियर फ्यूचर में मौका मिले तो हम गूगल अर्थ इंजन को भी टच करेंगे। तो सर इसी से रिलेटेड एक सॉफ्टवेयर है, हाइड्रोलॉजी सॉफ्टवेयर है, एचएमएस। है कि एचएमएस, जी जी। तो सर यही चीजें उसमें बहुत इजीली लाइक विद इन सेकेंड्स हो जाती हैं, बगैर इतनी कमांड्स किए। तो वाई नॉट वो हम क्यों नहीं यूज करते? लाइक वो जी हमें उसमें ये चीज, जी प्लीज बताइए। लाइक उसमें यही चीजें इतना टाइम कंज्यूम भी नहीं करती, टाइम कंज्यूमिंग भी उसमें कम है, और डायरेक्ट चीजें कह लें कि बहुत कम रिक्वायरमेंट है चीजों की ओवरऑल जी कंपैरिजन जी। टू आरजीआईएस। तो उसको हम राइट। क्यों नहीं? अच्छा जी। अच्छा, यू आर राइट जी, थैंक यू फॉर फीडबैक। एक्चुअली हैक एचएमएस जो सॉफ्टवेयर है, हैक एचएमएस एक हाइड्रोलॉजिकल मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है। हैक एचएमएस और स्वाप मॉडल और हैक एचएमएस मॉडल और इस तरह यूबीसी और बहुत सारे ऐसे हाइड्रोलॉजिकल मॉडल हैं जो कि हाइड्रोलॉजी को मॉडल करते हैं। क्योंकि ये मॉडलिंग मॉडल हैं तो ये हाइड्रोलॉजी हाइड्रोलॉजी को मॉडल करते हैं। जब आप हाइड्रोलॉजी को मॉडल कर रहे होते हैं तो आपको बैक एंड पे फिर भी मैप्स चाहिए होते हैं। वो हैक एचएमएस जनरेट नहीं करता। जो आपका रॉ डेटा आप सैटेलाइट से देते हैं, रॉ डेटा को हैक एचएमएस डील नहीं करता। उसको आप लाजम है कि जीआईएस के प्रोसेस से गुजारेंगे, तब वो हैक एचएमएस उसको मॉडल करेगा। जीआईएस बेसिकली उसको मॉडल करके इम्पैक्ट्स बताता है कि ये जो डेटा हम जीआईएस से प्रोसेस करके ला रहे हैं, सैटेलाइट का डेटा है वो, नॉट ओनली सैटेलाइट बल्कि वो तो हैक एचएमएस तो हमारा मेट्रोलॉजिकल डेटा हैंडल करता है। और साथ में हमारा जो सीएसवी में डेटा होता है, ये सारे डेटा का इनपुट लेके उसको मॉडल करता है और हमें आउटपुट में मॉडलिंग रिजल्ट्स देता है। जीआईएस जो सही है, सर। ये सिर्फ एक मैपिंग टूल है। ये मैप के अलावा आपको कुछ नहीं देता, मॉडलिंग कोई नहीं करता। सही। सर आपका दैट हैक एक्सपीरियंस एचएमएस में काम है? जी, मेरा हैक एचएस में काम है जी।
मेरी रिसर्च है, मुझे थोड़ी सी अगर लाइक उसमें पैरामीटराइजेशन में मुझे हेल्प चाहिए, आपसे मैं कांटेक्ट कर सकती हूँ? हाँ जी, ये कोर्स हमारा पूरा हो जाए ना जी, उसके बाद इंशाल्लाह हम इंडिविजुअली फिर चीज़ों को देखेंगे। तो तब तक ये चीज़ें एक बार गो थ्रू हो जाए सारे पार्टिसिपेंट्स के साथ। ठीक है सर, ठीक है, नो इशू। ओके जी, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट जी। हेलो सर। थैंक यू सर। जी सर जी, मेरा क्वेश्चन जो है वो इससे टॉपिक से थोड़ा हट के है, वो फ्लड्स को लेके है, जो पाकिस्तान में फ्लड्स आए हैं अभी रिसेंटली। मेरा ये क्वेश्चन है कि इसकी काजेज क्या हैं और इसके लिए पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हैं। न क्या पाकिस्तान के अंदर ऐसे कोई स्टूडेंट्स हैं जो मतलब कि जिन एरियाज में ज़्यादातर फ्लड्स की वजह से डैमेज हुआ है, उन एरियाज के वाटरशेड की मैपिंग करके उनके लिए उन पे काम करके जो इनकी काजेज हैं, ताकि उसका वो कोई प्रॉपर सोल्यूशन निकाला जाए। हाँ जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी आपका। स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी बेसिक जी, पाकिस्तान में जो फ्लड्स आते हैं वो आज से नहीं आते जी, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के टाइम से आते हैं। फ्लड्स तब से आते हैं और आज तक आते हैं। बट द थिंग इज़ कि अभी हम एक टर्म यूज़ करते हैं क्लाइमेट चेंज की। तो क्लाइमेट चेंज की डेफिनेशन हम ऐसे करते हैं कि जो सैलाब सैलाब की मद में अगर हम देखें, जस्ट इन कंटेक्स ऑफ फ्लड, तो फ्लड पे क्लाइमेट चेंज के जो इम्पेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं कि इनकी फ्रीक्वेंसी और इनकी इंटेंसिटी जो है वो बढ़ जाती है। तो फ्लड्स पहले जहाँ 10 साल बाद आते थे, वहाँ अभी हर साल आता है। जहाँ पहले 100 साल बाद आते थे, वहाँ अभी 2 साल बाद आते हैं। और उसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है जो इससे पहले नहीं होती थी। तो इसको हम मैप करते हैं जी, इसको बहुत से मॉडल्स में, इट्स अ बिग गेम, बहुत बड़ा काम है इस पे, और पाकिस्तान के बहुत से स्टूडेंट्स करते हैं। मैं खुद इस पे काम कर चुका हूँ, कर रहा हूँ। और अभी हमारा कल का या परसों का जो टॉपिक है वो इसी से रेलेवेंट थोड़ी सी मैपिंग भी है, जो हमारे रिसेंटली अभी लास्ट मंथ फ्लड्स आए, उस पे हम थोड़ा सा उसको भी टच करेंगे, उसकी मॉडलिंग भी करेंगे और इंटरपोलेशन भी सीखेंगे। तो उस पे फिर हम डिटेल्स में बात कर लेंगे। सॉल्यूशंस क्या है जी? सॉल्यूशंस, इसका प्रॉब्लम है क्लाइमेट चेंज, सॉल्यूशन है एडाप्टेशन एंड मिटिगेशन। एडाप्टेशन एंड मिटिगेशन जो है वो, मिटिगेशन कहते हैं किसी चीज़ की कॉज को बंद करना। एडाप्टेशन कहते हैं कि जब आप उसकी कॉज को ख़त्म ना कर सकें तो उसके मुताबिक अपने आप को, अपने एनवायरनमेंट को, अपनी सोसाइटी को एडाप्ट कर लें, ताकि आप उस चीज़ से इफ़ेक्ट ना हो, डिस्ट्रक्शन ना हो। ठीक है जी। Hope I put something. Anything else जी, from anyone's? नो सर, थैंक यू। You're welcome. Over to main hosts. अगर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच जाहिद भाई फॉर योर टाइम। कल You're मिलते हैं। welcome. अल्लाह हाफिज। Eman Allah जी।